लेकिन हमने जो बचपन में पाक स्टडीज़ पढ़ी थी ना, उससे मुख्तलिफ है। हमारे साथ यही मसला है कि हर बंदा अपनी ट्रैक पे चल रहा है, हर बंदे का अपना दिमाग है। तो हिस्ट्री को हमने इस तरीके से देखा कि ऐसा क्यों है। वो कहते हैं यार, जो सबसे बड़ा प्रोविंस था मुसलमानों का वो तो बंगाल था। बंगाल तो बी से आता है, लेकिन पाकिस्तान तो पी से आता है। अगर हम अरबिक बोले, अगर कभी न्यूज़ चैनल सुने ना प्योर अरबिक, वो बोलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान तो वो बोलते ही नहीं है। हुआ क्या, जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले तो पाकिस्तान में आ ही नहीं सकते थे, आना ही मुस्लिम मेजॉरिटी वालों ने था। काश कोई उस वक्त हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों को बता देता कि आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, जब वो अचीव होगी तो आप उसमें होंगे ही नहीं। मतलब जो आपका बनाने वाला था, आपने उसी को ही आउट कर दिया। शब्बर साहब ने कहा कि उस 1000 साल ने हमें ट्रेन कर दिया है कि हम कभी भी डेमोक्रेसी में नहीं मानेंगे। नेवरदीलेस, मतलब स्टिल देयर हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन टूवर्ड्स मोर सिविलियन अथॉरिटी। इन सब के बावजूद हमें आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन सुप्रीमेसी के पास जाना चाहिए, एज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट सस्टेन कंटिन्यूड टेंशन एंड अनसर्टेनिटी। हम लोग जो बुक कर रहे हैं सही है, उसमें हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ पे बात हो रही है, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे ऐसी हिस्ट्री पे जिससे बहुत सारे जो मसले हम फेस कर रहे हैं ना वो क्लैरिफाई तो हो जाएंगे कि आजकल जो हम मसले फेस कर रहे हैं ना वो ऑब्वियस थे, कभी किसी ने हिस्ट्री इस तरह देखी ही नहीं। लेकिन हमने जो बचपन में पाक स्टडीज़ पढ़ी थी ना उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि हिस्ट्री सिर्फ वही है जो हम पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है। अब जो हम बात कर रहे हैं ना आज, ये हिस्ट्री है शब्बर साहब के ओपिनियन में, जिसकी वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कभी पढ़ी नहीं। इसका मतलब क्या ये है जो हम बात करेंगे वो 100% हकीकत है? ऐसा नहीं है। हिस्ट्री भी इंसान लिखते हैं और इंसानों को लिखने के ओपिनियन होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि शब्बर साहब का क्या ओपिनियन है। स्पेसिफिकली नाम है द जेनेसिस ऑफ अ कन्फ्यूज्ड नेशन, मतलब एक जो कन्फ्यूज नेशन है उसकी कहानी। हमारे साथ यही मसला है कि हर बंदा अपनी ट्रैक पे चल रहा है, हर बंदे का अपना दिमाग है। तो हिस्ट्री को हमने इस तरीके से देखा कि ऐसा क्यों है, ऐसे हालात क्यों हैं। सबसे पहले तो बात शुरू होती है, वो कहते हैं कि यार, हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट है। एक सिंपल सा सवाल उठता है, अगर हम सुन्नी हैं तो हमारे 4 खुलफाए राशिदीन थे, उन चारों डिफरेंट तरीके से लीडरशिप रोल्स में आए, सही है। और इस पूरी दुनिया में हमें कोई भी एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं मिलती, सही है। अगर कोई काम आप पहली दफ़ा करने जा रहे हो ना तो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप गलतियां ठीक करते रहो। हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो बोलते भाई, हम पाकिस्तान एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बना था जो कभी शायद रियलाइज़ हो ही नहीं सकता था। इस्लामिक डेमोक्रेसी स्टेट कहाँ है दुनिया में? कहीं भी नहीं है। हमने एक तजर्बा करना था उल्टा सीधा, तो जो है ना ऑब्वियस था, ऐसे ही होना था। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जो पाकिस्तान नाम है ना वो बेसिकली सारे जो मुसलमान प्रोविंसेस हैं ना उनके नाम से बना है। तो ये NWFP से लेटर लिया, पंचसिंध से लेटर लिया, फलाने जगह से ना, पंजाब से लेटर लेके बना लिया। वो कहते हैं यार, जो सबसे बड़ा प्रोविंस था मुसलमानों का वो तो बंगाल था। बंगाल तो बी से आता है, लेकिन पाकिस्तान तो पी से आता है। और हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तो अरबिक लफ्ज़ है, क्योंकि हम इस्लाम को हर जगह अरबिक घुसाते हैं ना हम। वो बोलते हैं भाई अरबिक में तो पी है ही नहीं। अगर हम अरबिक बोले, अगर कभी न्यूज़ चैनल सुने ना प्योर अरबिक, वो बोलते हैं पाकिस्तान तो वो बोलते ही नहीं है। तो ये कहाँ सी कहानी है? हम बोलते हैं पाकिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ द प्योर, पाक लोगों की जगह। तो वो हो सकता है किसी पर्शियन लैंग्वेज में आप बोलते हो, अरबिक में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक अजीब बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस तरह है। क्या मैं पर्सनली उससे एग्री करता हूँ? नहीं, लेकिन वो हिस्ट्री को देखने का तरीका है। वो बोलते हैं यार देखो, सब कॉन्टिनेंट में ना पाकिस्तान बनने से पहले पूरा सब कॉन्टिनेंट था बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो 40% मुसलमान थे।
वो कहते हैं यार 40% मुसलमान ना बहुत बड़ी आबादी होती है, आप उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। ये जो पाकिस्तान बना है ना, पहले पाकिस्तान बना और उसके बाद फिर बांग्लादेश बना, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। उन्होंने ये अलाउ किया कि ये हो जाए तो ये हो गया, वरना ये नहीं हो सकता था। क्या इसमें और बहुत सारे लोग मानते हैं, हिस्ट्री में बहुत सारे लोग और भी मानते हैं। अब ये कितनी सच है, क्या अगर आज भी एक सब कॉन्टिनेंट होता, क्या हम इससे बेहतर हालात में होते या बुरे हालात में होते, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो हम ये ज़रूर मान सकते हैं। हमें याद है अभी तक हम थोड़ी बरगर अवाम में हमने ओ लेवल्स की हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, आप लोग भी नहीं कुछ ना कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिश राज है उसने जाने का फ़ैसला इसलिए किया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बड़े मसले वसले हो गए थे। शब्बर साहब ये कहते हैं भाई वो ज़रूर होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने जाने का सोचा वो ये था, एक ब्रिटिशर्स जो है ना वो अपनी नेवी पे बड़ा फ़ख्र करते थे कि यार समंदरों पे हमारा राज है। हुआ क्या था, उनकी नेवी में रेबेलियन हुआ था। सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने एक स्पेसिफिकली नेवी का एक पार्ट था, उसमें उन्होंने कहा भाई आप हमें खाने की जगह अच्छी दो, हमें फैसिलिटीज़ बेहतर दो, और वो रेबेलियन हुआ। वो रेबेलियन फैलते 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 इतना फैल गया कि सब कॉन्टिनेंट में दुकानें बंद हो गई, शटडाउन होने लग गए। उसके बाद ब्रिटिश राज ने कहा हम बहुत कमज़ोर हो गए, अब हम जा रहे हैं, उस रेबेलियन के बाद से। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो हम जिन्ना और गांधी को बहुत हाई प्रोफाइल समझते हैं ना कि अंग्रेज़ों को भगा दिया, असल में था इस तरह के चर्चिल ने बोला कि यार हम डिवाइड एंड रूल में मानते हैं, जो उस वक्त ब्रिटेन का लीडर था, हम डिवाइड एंड रूल में मानते हैं, तो ये जिन्ना और गांधी वगैरह ये डिवाइड एंड रूल ही कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट को तोड़ रहे हैं, तो इनको तोड़ने दो। समझ आई बात? हम जिनको लीडर मानते हैं शब्बर साहब के हिसाब से उनको गोरों ने अलाउ किया कि ऐसे कर दो, तो ऐसे हुआ है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग सब मानते हैं डेमोक्रेसी में, मानते हैं ना हम सब, ऐसा ही है। किसी पॉडकास्टर को उठा लो, किसी न्यूज़ वाले को उठा लो, बोलते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, सही है। अब अगर हम डेमोक्रेसी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, आप सोचें हिस्टोरिकली पाकिस्तान बनाने में जो प्रोविंसेस एक्टिव थे वो थे जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में थे, सही है। जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में थे वहाँ डर था कि हम पे हिंदू आ जाएंगे, हमें जुल्म करेंगे, तो उन्होंने वोट दे दे के कोशिश कर करके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बनाने पे मेहनत कर दी। हुआ क्या, जब पाकिस्तान बना तो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले तो पाकिस्तान में आ ही नहीं सकते थे, आना ही मुस्लिम मेजॉरिटी वालों ने था। तो शब्बर जैदी साहब ने कहा उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बंगाल में पहले कोई और लीडर था मुसलमान, अब दूसरा मुसलमान आ गया। सिंध में और NWFP में भी ऐसे ही था। काश कोई उस वक्त हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों को बता देता कि आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, जब वो अचीव होगी तो आप उसमें होंगे ही नहीं। मतलब जो आपका बनाने वाला था आपने उसी को ही आउट कर दिया। एक अजीब बात है, ये डेमोक्रेसी की डाउन साइड है जो हम कभी सोचते नहीं है। ये डेमोक्रेसी की डाउन साइड है जो हम कभी सोचते नहीं है। जो तकलीफ़ में बंदा था, जिसने कोशिश करके शायद पाकिस्तान को वजूद में लाया, जब रिज़ल्ट निकला वही बाहर था। और जिन्होंने हिजरत करने की कोशिश करी, तो हिजरत में जो जो वाक़े आते हैं, लोगों को कत्ल किया, जलाया गया, ट्रेनें जलाई गई, अल्लाह माफ़ करे, क्या सब वर्ल्ड्स बिगेस्ट माइग्रेशन बोलते हैं अभी तक की, क्या हालात हुए वो फिर हम सब जानते हैं। एक थोड़ा ना टेंशन वाला आइडिया है, लेकिन एक बात सोचें, मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में बाय डिफ़ॉल्ट माइनॉरिटी में थे, 40% थे। इसका मतलब है हम हिंदुओं से या जो डिफरेंट रिलीजन से, उनसे कभी डेमोक्रेटिक बेसिस पे जीत नहीं सकते थे। ऐसा ही है ना भाई, जहाँ 60% वोट है आप 40% तो मुकाबला कर ही नहीं सकते। शब्बर साहब ने कहा कि उस 1000 साल ने हमें ट्रेन कर दिया है कि हम कभी भी डेमोक्रेसी में नहीं मानेंगे, हम हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहेंगे ताकि हमें आसानी से पावर मिल जाए। देखो, अगर एक चीज़ आपकी नस में घुस गई है ना, उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। और आप देखिए यही नहीं हो रहा, हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी शॉर्टकट के चक्कर में लगी रहती है, और ये सब कॉन्टिनेंट से हम करते आ रहे हैं, कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मुल्क जिस हालत में भी है ना, हम लोग समझते हैं कि यार हमने किसी के साथ बुराई कर ली तो खैर है, कोई मसला नहीं है। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं,
तो शब्बर साहब ने एक टॉपिक दिया है डिवाइन जस्टिस, खुदा का जस्टिस। उसमें वो एक वाकया सुनाते हैं। एक बंदा था भगत सिंह, जो ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को रूल किया ना, तो भगत सिंह ना इसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं, कोई और बंदा आके आप पे राज करने लग जाए, इसके ख़िलाफ़ था, रेबेलियस बंदा था। तो ब्रिटिशर्स ने उसको मरवा दिया, फांसी करवा दी। अब हुआ क्या, इस बुक में भगत सिंह इज़ पोर्ट्रेट एज अ रेवोल्यूशनरी लीडर। देखो, अगर हम इस कॉन्सेप्ट से चलें कि ब्रिटिशर्स वाकई में ज़ालिम थे और भगत सिंह अगर उनके ख़िलाफ़ लड़ रहा था तो वो तो हीरो था ना। तो शब्बर सईद साहब इस ओपिनियन से लेके जाते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह के ख़िलाफ़ केस बनाया, उसको कत्ल करवा दिया। ठीक है, भगत सिंह के ख़िलाफ़ केस बनवाया, उसको कत्ल करवा दिया। जो बंदा कत्ल करवाने में शामिल था उसका नाम था मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी। ठीक है, मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी उसको कत्ल करवाने में शामिल था। अब हुआ क्या, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एलिजिडली ऑर्डर दिया था कि कसूरी साहब के बेटे को मरवा दो। सही है, कसूरी साहब के बेटे को मरवा दो। कसूरी साहब के बेटे को मरवाना था। भुट्टो ने ये ऑर्डर दिया कि एलिजिडली कसूरी साहब के बेटे को मरवाना है। हुआ क्या, कसूरी साहब का बेटा बच गया और कसूरी साहब मर गए। जिन्होंने भगत सिंह को मरवाने में हेल्प करी उनको मारना नहीं था, वो गलती से मर गए। उन्होंने नाजायज़ किसी को मरवाया, वो मारे गए। अब हुआ क्या, एलिजिडली भुट्टो ने मरवाया, ऐसे ही हुआ। कुछ अरसे बाद भुट्टो को टांग दिया गया। और अब आके यहाँ तक काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस वो दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे, कि जो भुट्टो को मरवाया गया, भुट्टो को जो फांसी दी गई वो गलत थी। दिस इज़ डिवाइन जस्टिस। शब्बर साहब कहते हैं देखो, भगत सिंह को गलत मरवाया गया, जिसने मारा वो मरा, हालांकि उसको कोई मरवाना नहीं चाहता था। सही है। फिर जिसने उस बंदे को मरवाया, भुट्टो ने, उसको गलत मरवा दिया गया। तो अल्लाह ताला छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं से जस्टिस आता ही रहता है। हम लोग हमेशा हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में। उसमें बहुत ज़्यादा अपराइजिंग हुई थी कि हम अंग्रेज़ को यहाँ से भगा दें। ये हम सब यही पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ को यहाँ से भगा दें। शब्बर साहब अजीब बात बताते हैं कि जब अंग्रेज़ को डैमेज हुआ ना, अंग्रेज़ को वापस पावर में लाने में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा हाथ था। और इसकी वजह से जो मुसलमान जागीरदार थे उनको बहुत ज़्यादा नवाजा गया और वो फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए। मैं सोचता यार भाई, हिस्ट्री तो हम कहीं पढ़ते ही नहीं है यार। जब ऐसी चीज़ें जब मैं हिस्ट्री में पढ़ता हूँ ना, तो वो एक बात है, कभी कभी खुदा की कसम दिल में आता है कि यार क़यामत क्यों नहीं आ रही है। मतलब आप सोचो, जो हमारी रिलीजियस बॉडीज़, अंग्रेज़ वो है, अंग्रेज़ गालियाँ गुलियाँ देते रहते हैं ना सबको। कुछ टाइम पहले गए तो हमने उसके राज को सेटल करने में हम ही पार्ट थे। मतलब क्या है ये, मतलब आपके पास अल्फाज नहीं होते यार इस तरह हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो। अब हम आते हैं थोड़े से ना कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। सही है, थोड़ा सा मज़ीद कंट्रोवर्शियल टॉपिक। शब्बर साहब ये बात कहते हैं कि देखें, जो पाकिस्तान का हाल है, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शामिल है, वो इनएविटेबल थी। और वो 1940 में एक बंदे ने प्रिडिक्ट कर दी थी। 1940 में पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले उस बंदे ने कहा था, भाई इस सब कॉन्टिनेंट को तोड़ दो वरना मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उस बंदे ने ये कहा कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की जो आर्मी है ना, उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। अगर सब कॉन्टिनेंट मिला रहेगा तो आप सोचो अफ़गानिस्तान से कोई मुसलमानों से लड़ेगी कोई? उनको अब तो नहीं पता ना कि मुसलमान को मारता रहेगा। वो उन्होंने सोचा अफ़गानिस्तान से मुसलमान फ़ौज थोड़ी लड़ेगी, इराक ईरान से मुसलमान फ़ौज थोड़ी लड़ेगी। तो इंडिया तो बिल्कुल, अगर हिंदू हैं, ज़ास को बचाने वाला मुसलमान है, तो ये तो कभी चल ही नहीं सकता। और उस बंदे ने ये भी बात की कि जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं फ़ौज में, तो इतनी ज़्यादा फ़ौज को चलाने के लिए भी ख़र्चा करना पड़ता है। तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, बेहतर इसको तोड़ दो। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान छोटा था लेकिन फ़ौज ज़्यादा आ गई, इंडिया बड़ा था फ़ौज कम थी।
जब फ़ौज ज़्यादा थी पाकिस्तान में तो फ़ौज नहीं कंट्रोल में रहना था, और इंडिया में फ़ौज, ज़ाहिर बात है सिविलियन रूल है इंडिया में। शब्बर साहब के हिसाब से ये सब आपकी तकदीर में ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। फाइनली वो ख़त्म करते हैं कि देखें, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे बिलावल हो, नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान हो, अब देखिए मैं उनकी ना बात एग्जैक्ट कोट करूँगा। किसी ने पढ़ना भाई शब्बर भाई को जाके बुक को पकड़े, मुझे ना कोई पकड़े। उन्होंने बुक में लिखा है बिलावल भुट्टो, नवाज़ शरीफ है, इमरान खान, 3 हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। उस बंदे ने इमरान खान के साथ काम किया, उसके बावजूद ये बात बोल रहे हैं। ऑल दिस पीपल हैव पब्लिक सपोर्ट, सबके पास पब्लिक सपोर्ट थी, बट दे केम टू पावर, लेकिन वो ताकत में है ओनली व्हेन देयर नॉमिनेशन फॉर्म एज प्राइम मिनिस्टर इज अप्रूव्ड बाय रावलपिंडी एंड काउंटरसाइंड फ्रॉम वॉशिंगटन। सही है, ओनली व्हेन देयर प्रीमियरशिप इज अप्रूव्ड बाय रावलपिंडी एंड देन फ्रॉम वॉशिंगटन। आई डू नॉट एग्री, मैं ये नहीं मानता दैट देर इज़ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एन इमीडिएट रिडक्शन इन द रोल ऑफ आर्मी इन द पॉलिटिक्स। मुझे नहीं लगता कि अनकरीब कोई आर्मी का पॉलिटिक्स में रोल कभी कम होने वाला है। द प्राइम मिनिस्टर विल ऑलवेज बी अ पर्सन हैविंग ब्लेसिंग फ्रॉम पिंडी। प्राइम मिनिस्टर हमेशा वही होगा जिसको पिंडी से आशीर्वाद मिला हुआ होगा। नेवरदीलेस, मतलब स्टिल देयर हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन टूवर्ड्स मोर सिविलियन अथॉरिटी। इन सब के बावजूद हमें आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन सुप्रीमेसी के पास जाना चाहिए, एज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट सस्टेन कंटिन्यूड टेंशन एंड अनसर्टेनिटी। एक बात सोचें आप, मुझे बोलते हैं अगर हम सिविलियन रूल की तरफ नहीं जाएंगे ना तो ये इकोनॉमिक टेंशन चलती रहेगी और इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी। उसकी वजह से होगा क्या, देखो अल्टीमेटली जो हमारी फ़ौज है वो चल तो इसी मुल्क के बजट से रही है ना। सही है, वो जिस तरह हम 100 मसले कर सकते हैं, गलत खर्चा हो रहा है, लेकिन चल तो इसी बजट से। अगर ये मुल्क बचेगा ही नहीं तो चलेगा कैसे? तो कहते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है ना, लॉन्ग टर्म में अगर वाकई में हर इदारे को अपना अच्छा सोचना है, सही है, तो चाहिए कि वो थोड़ा विड्रॉ कर ले, ये अच्छा है। ये अब देखें, अब हम अगर हिस्ट्री पढ़ें, इस तरह हम जो आइडियलिस्टिक बातें करते हैं ना कि यार एक बंदा आएगा वो पूरी फ़ौज को साइड पे कर देगा, वो सारे इदारों को फ़ौज ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ जो 1000-1500 साल से हमारी नसों में घुसी हुई है, क्योंकि हम तो माइनॉरिटी थे ना सब कॉन्टिनेंट में, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और मैं एक बात बताऊँ आपको, जो बुराइयाँ इतनी जड़ पकड़ चुकी होती है ना, कभी भी अचानक नहीं बदलती हैं। इट टेक्स टाइम टू change them and we ought to be extremely cautious when we try to change them, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा वो लोग जो हमें बुरे लग रहे होते हैं ना, वो ऐसे सिस्टम्स चला रहे होते हैं, शायद हम उनसे फ़ायदा ही उठा रहे हो। मेक सेंस? बोलनी है। हाँ। अच्छा सर, ये जो आपने बात करी ना जिन्ना और गांधी वाली, मैं भी किसी की बात कोट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है वो इतनी फेमस पर्सनैलिटी नहीं है तो लोग उनको कैच नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी लास्ट ईयर में ना कोर्स पढ़ा एक PhD का, पाकिस्तान स्टडीज़ का। उसके अंदर उन्होंने बड़ी शॉकिंग बात बताई, और जैसे आपने बताया कि जो हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ना उसके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और मैट्रिक के अंदर, वो सिर्फ हमारी ऐसी है कि हमारा पैट्रियोटिज़म जो है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। उसके अंदर सच्चाई कुछ नहीं है, सच्चाई बहुत अलग है। जैसे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी सुल्तान करीम आगा खान, जो इस्माइलियों के 49th इमाम थे, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी जिन्ना के साथ वो नहीं बताई जाती। सेकेंडली ये उन्होंने एक बात बोली, मुझे नहीं पता, मैंने इसकी तहकीक नहीं करी, बोला ये जो हम नारा लगाते हैं ना कि जिन्ना और गांधी ने इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद कराया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे एक तल्ख हकीकत ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जिसके अंदर ब्रिटेन को जर्मनी से बहुत ज़्यादा जो है वो मार पड़ी थी और उनकी फ़ौजों की कमर टूटी हुई थी, तो उनको यहाँ से विड्रॉ करना ही करना था, और वो एट दी एंड हमें सेपरेट करके हट गए। अहमद भाई कुछ तो होगा ऐड करने को नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो हकीकत है कि हमारे पास वाकई प्लानिंग कोई नहीं थी, स्पेशली पाकिस्तान की साइड पे। इंडिया की साइड पे उनके पास प्लानिंग थी, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, पर उनके पास यानी बेहतर थी, हमसे ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी। हाँ, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उनके पास आज भी उनके जो रूल्स हैं, जो कोर्ट के लॉज हैं उनके, वो बहुत सारे उनके अपने, हमारे भी बहुत सारे वो पुराने क्या उस दौर के हैं।
और दूसरा ये था कि हमारे आपने बताया था कि क्या नाम है, यानी वही गांधी और क्या नाम है कायद आज़म वाली बात, तो उन्होंने ये वही बात थी कि उन्होंने बस उन्होंने निकलना था, उन्होंने कहा भाई ये ले लो, जाओ आपस में झगड़ो फसाद करो, जो कुछ करना है आपस में लड़ो मरो, हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, हम पे एहसान भी कर दिया, हम लड़ाक पे चले गए, इधर कश्मीर उधर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश बिल्कुल उस इंडिया के उस तरफ, वो पाकिस्तान के साथ मिला दिया। उनको ये सबको पता था, अंदाज़ा था ये कि एक न एक दिन ये बांग्लादेश आज़ाद ही हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि इतना दूर था वो। उसके बाद फिर हमारी आर्मी ने वहाँ जो कुछ किया वो तो बात की बात है। जो कुछ बात देखो यार, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, आपने कुछ हिस्ट्री की बात करी, आपने कुछ हिस्ट्री की बात करी, जो बात भी फाइनल वीडियो तक जाती है, समीना तुमने कुछ ऐड करना है? कुछ ऐड करना है, सही। जो बात भी फाइनल वीडियो तक जाएगी, देखिए जो शब्बर साहब ने बात लिखी हुई है ना, वो तो बहुत बड़े बंदे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च करने के बाद लिखी होगी। बाकी बात मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जाओ, खुद रिसर्च करो, थोड़ी अपनी हिस्ट्री जानने की कोशिश करो। देखो जब हम लोग छोटे होते हैं ना, तब तो हमें पता ही नहीं होता, हमें जो पढ़ा दिया हमने वो पढ़ लिया, पेपर में उसके अलावा कुछ और लिख नहीं सकते। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और माजी जो हमने पढ़ा है और हम जो असल में है वो कितना मुख्तलिफ हो सकता है। आज आप लोगों को थोड़ा टेस्ट मिल गया होगा, तो एक दफ़ा खुद पढ़ो ज़रूर। पहले तुम लोगों की गलती नहीं थी अगर कुछ नहीं पता था, अब हमारी गलती है, हमें चाहिए कि अब हम पढ़ें ज़रूर। मेक सेंस?